नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य की इस विशेष कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, और जो क्विक रिवीजन के अंतर्गत हमारी सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारत को 4 वीडियो में समाप्त किया था, तो उसी प्रकार से आज हम मध्यकालीन भारत की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। और प्रयास रहेगा कि जो चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, ज्यादातर जहां से प्रश्न बनते हैं, उन्हीं सेक्शन को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा मध्यकालीन भारत आपका यहाँ पे 100% कवर किया जा रहा है। तो क्विक रिवीजन की दृष्टि से है। निश्चित रूप से यदि आपने पहले पढ़ा है, पहले आपकी तैयारी है थोड़ी ठीक ठाक, तो यहाँ से आपका रिवीजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सिर्फ इसी के भरोसे जाकर आप एग्जाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यह उनके लिए है जिन्होंने एक बार अच्छे से तैयारी कर रखी है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको देखते हैं, तो उनके लिए ये बेहतर रहेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं भारत का मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहले यहीं से अपनी शुरुआत करेंगे हम। भारत का मुस्लिम आक्रमण, ये आज के विषय वस्तु का नाम है। आज के विषय वस्तु में यदि हम देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विशेष रूप से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और विजयनगर साम्राज्य तक की चर्चा आज की इस कक्षा में आपको क्विक रिवीजन के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो भारत का मुस्लिम आक्रमण, भारत का मुस्लिम आक्रमण ये हमें देखना है। और सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब बात आती है मुस्लिम आक्रमण की, उससे पहले जानना जरूरी है कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके बारे में पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था ये 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कई बार पूछा गया है कि कहां पर हुआ था या कब हुआ था, तो याद रखना है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी ये 632 ईस्वी में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब भारत का नाम जो हिंदुस्तान रखा गया है, इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा है। तो याद रखा है सबसे पहले ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा था, ये आपको पता होना चाहिए। यूनानी जो थे वो भारत को इंडिया नाम से पुकारते थे, इंडिया नाम से जानते थे। और एक शब्द आता है हिंदू। हिंदू शब्द की यदि हम बात करें तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है सबसे पहले वो अरबों को जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, भारत पर सबसे सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम को। और 712 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ था। इसको बोला जाता था कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो कई बार प्रश्न बनता है कि 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला शासक या आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि है, इसको सिंध कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है सिंध की बात हो रही है। तो 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय की बात करें तो जो सिंध का शासक था उसका नाम था दाहिर, ये भी याद रखना है। दाहिर के समय में ही मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आपने देख लिया हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। और विभिन्न जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उनमें सबसे पहला कौन था उसके बारे में आपने देखा। इसके बाद बात आती है अल बरौनी की। अल बरौनी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, और अल बरौनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अल बरौनी कौन थे। अल बरौनी द्वारा बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, एक विद्वान था ये, तो इसके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यदि हम बात करें अल बरौनी की तो इनका जन्म जो है वो 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान,
गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का एक ज्ञाता था। कहने का मतलब है कि एक साथ कई विषयों में इसकी विशेषज्ञता थी, जिसमें आप देख रहे होंगे एक इतिहासकार भी ये थे, खगोल विज्ञान से भी संबंधित थे, भूगोल के भी ज्ञाता थे, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान के भी एक ज्ञाता थे। तो ये भी आपने देखा। बात किसकी हो रही है? अल-बरौनी की यहाँ पे बात हो रही है। आपको बता दें, अल-बरौनी जो है जब भारत आता है तो वो 11वीं शताब्दी में आता है, 11वीं सदी में आता है। किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ ये भारत आता है। तो कई बार ये प्रश्न बना है और बन सकता है आगे भी कि अल-बरौनी किस शासक के साथ भारत आया। तो याद रखना है, अल-बरौनी जो है ये महमूद गजनबी के साथ भारत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि अल-बरौनी जो है ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो अल-बरौनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, फैक्ट है। यहाँ पे आपने देखा कि यह एक इतिहासकार था, खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता था। यह भी पता होना चाहिए कि अल-बरौनी जो है ये संस्कृत का भी ज्ञाता था, संस्कृत में भी इसको महारत हासिल थी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि ये कहाँ का निवासी था, तो अल-बरौनी जो है ये खीवा देश का निवासी था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा तहकीक-ए-हिंद की रचना की गई है और यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तहकीक-ए-हिंद यह अरबी भाषा में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसकी रचना अल-बरौनी ने की है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं बख्तियार खिलजी के बारे में, क्योंकि जब बात आती है नालंदा को नष्ट किसने किया, विक्रमशिला को नष्ट किसने किया, तो कई बार प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम था वो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था। इसने एक बंगाल विजय किया था और एक बिहार विजय किया था। ये दोनों विजय अभियान इसके द्वारा किए गए थे, बख्तियार खिलजी जी द्वारा। तो जब बात करते हैं हम बिहार विजय की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि बिहार की जो विजय थी इसके द्वारा, मतलब बख्तियार खिलजी द्वारा वर्ष 1193 से 1202 ईस्वी के बीच हुई थी। इसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। याद रखना है, नालंदा और विक्रमशिला बिहार को नष्ट करने वाला जो आक्रमणकारी था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने राजधानी उदंतपुर पर कब्जा किया था इस आक्रमण के दौरान, ये आपको पता होना चाहिए। बंगाल विजय इसने, जो बंगाल पर आक्रमण था, इसने किया था 1198 से 1203 के बीच, और वहां पर तत्कालीन जो शासक था उस समय, उसका नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव जो शासक था बंगाल का, जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो ये बिना युद्ध किए ही भाग गया था और इसने पूर्वी बंगाल में शरण ली थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा किया तो इसने लखनौती नामक स्थान को जो है वो राजधानी घोषित किया, ये आपको पता होना चाहिए। लखनौती नामक स्थान को इसके द्वारा राजधानी घोषित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतनी जो अभी आपने फैक्ट देखे, जैसे अल-बरौनी के बारे में, बख्तियार खिलजी के बारे में आपने फैक्ट देखा, फिर किस प्रकार से भारत में यदि हम बात करें मुस्लिम आक्रमण का प्रारंभ हुआ उसके बारे में फैक्ट देखा, तो ये आपको याद कर लेना। प्रयास क्या करना है कि इसी कक्षा में ही सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, इसी कक्षा में ही सारी चीजें याद हो जाए। बाद में नहीं लेके जाना है कुछ कि हम रिवीजन करेंगे तो याद करेंगे, यहाँ पे रिवीजन ही हो रहा है, तो प्रयास करें कि सारी चीजें यहीं पर कवर हो जाएं। जितना आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसका मैक्सिमम आप अपने बोलते हैं कि मैक्सिमम इसका आउटपुट निकाल सको इस समय का, तो वो प्रयास आपको करना है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि महमूद गजनवी के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड बिहार में हर जगह किसी भी, यदि हिंदी भाषी राज्य की बात करें तो जहां भी पीएससी है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अब बात हो रही है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, सबसे पहली बात तो महमूद गजनवी का परिचय क्या है। ये गजनी का शासक बना था। कब बना था? वर्ष 998 ईस्वी में ये गजनी का शासक बना था, ये आपको पता होना चाहिए।
यह एक शिक्षित एवं सुसभ्य शासक था। विद्वानों एवं कलाकारों का इसके द्वारा सम्मान किया जाता था और चांदी के सिक्के, संस्कृत मुद्रा लेख युक्त इसने चलाए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख युक्त किसके द्वारा चलाए गए, तो आपको बताना है कि चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख युक्त महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए। इसके बाद यदि हम बात करें तो भारत में इसमें आक्रमण कब किया, भारत पर आक्रमण, तो 999 से 1027 ईस्वी तक इसने लगातार भारत पर आक्रमण किया और इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था लूटपाट करना। ठीक है, इस आक्रमण का उद्देश्य इस भारत के जिस क्षेत्र पर यह आक्रमण करता था उसको अपने साम्राज्य में मिलाना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था लूटपाट करना। ठीक है, 1026 ईस्वी में यदि हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी, जो इतिहास में यदि हम बात करें लगातार इसकी चर्चा होती है। 1019 से 1020 ईस्वी के यदि हम बात करते हैं तो इस दौरान इन्होंने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। तत्कालीन शासक वहां पे था विद्याधर, और यदि हम बात करें विद्याधर की तो विद्याधर अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे और उन विद्वानों की यदि हम बात करें तो इनमें सबसे पहला नाम आता है अल-बरौनी। ठीक है, अल-बरौनी जो विद्वान थे वो इसके दरबार में रहते थे। अल-बरौनी के बाद दूसरा नाम आता है बैहाकी। बैहाकी भी एक विद्वान थे और बैहाकी जो थे ये तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक थे। एक पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन, इसके लेखक थे बैहाकी। इसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें तो उजारी नामक भी एक विद्वान रहते थे। ठीक है, जिनको फारस का कवि कहा जाता था। तुसी एवं उनसूरी नामक विद्वान भी यहाँ पे रहते थे, इनको खुरासानी विद्वान कहा जाता था। इसके अतिरिक्त फारूकी और अफजदी नामक विद्वान भी यहाँ पर रहते थे। तो प्रमुख रूप से याद रखिएगा दो, अल-बरौनी याद रखना है आपको, बैहाकी आपको याद रखना है कि ये दो प्रमुख विद्वान थे जो महमूद गजनवी से संबंधित थे। ज्यादातर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न अल-बरौनी से संबंधित पूछे जाते हैं। अल-बरौनी की चर्चा अभी हमने पूर्व में कर ली है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्पष्ट दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ वर्बली, तो वहां से चीजों को आप कैच करिए। यदि नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलती है, प्रत्येक बार पीडीएफ मिलती है, तो वहां से चीजों को आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो दरबारी इतिहासकार इसका कौन था, क्योंकि इसके समय में दरबारी इतिहासकार भी रखता था। तो इसका जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उतबी। उतबी नामक दरबारी इतिहासकार महमूद गजनवी से संबंधित था और यह किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी का लेखक भी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किताब उल यामनी के लेखक कौन है तो आपको बताना है उतबी। यदि आपसे पूछ लिया जाए तारीख ए यामनी के लेखक कौन है तो आपको बताना है उतबी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी महमूद गजनवी के संदर्भ में यदि आपको है तो निश्चित रूप से गजनवी के संदर्भ में यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम आता है मोहम्मद गोरी का। अब मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी हम कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी की बात यदि हम करें, मोहम्मद गोरी से संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलते हैं, तो मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। मोहम्मद गोरी जो था ये प्रथम आक्रमण इसका कब हुआ था, इसका प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट जो मोहम्मद गोरी के बारे में है ये है कि 1178 ईस्वी में इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ पर भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय जो यहाँ पे नायिका देवी के खिलाफ है, यहाँ पे आक्रमण हुआ था। आबू पर्वत के निकट ये युद्ध हुआ था जिसमें गोरी की भारत में प्रथम पराजय मिली थी। यहाँ पे गोरी पराजित हुआ था और ये गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए गोरी की भारत में प्रथम पराजय कौन सी है तो आपको बताना है गुजरात पर जो इसने आक्रमण किया था वो इसकी प्रथम पराजय थी। ठीक है, इसके बाद बात आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध काफी महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में कई बार पूछा गया है। क्या है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था।
किसके विरुद्ध? गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ था। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए थे और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो याद रखना है, ये महत्वपूर्ण युद्ध है गोरी के संदर्भ में। वर्ष 1192 का, वर्ष 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के मैदान में या तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो भी गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। तो समझ में क्या आया कि तराइन के जो दोनों युद्ध हैं, चाहे तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर लें हम, चाहे तराइन के द्वितीय युद्ध की बात कर लें, दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान है और इनमें पहले युद्ध में गोरी को पराजय का हाथ देखना पड़ा है। दूसरे युद्ध में यदि हम देखें तो इसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। 1194 में भी इसके द्वारा युद्ध लड़ा गया और 1194 में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा। चंदावर का जो युद्ध था ये मोहम्मद गोरी बनाम जयचंद था। यहाँ पे जयचंद परास्त हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम बात करें इस समय काल के सिक्के की, तो आपको बता दें कि मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के जारी किए उसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि इसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मोहम्मद गोरी से संबंधित इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम जितना भी अभी बताया गया मोहम्मद गोरी के बारे में उनका हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने दिखा दिया है। तो अभी यदि नहीं दिख रहा है तो अब परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी तक जब चर्चा किया तो इसको जूम करके मैंने आपको पूरा दिखाने का प्रयास किया था। सबसे पहली बात कि पहला आक्रमण कब किया इसने? पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान में किया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा आक्रमण इसने देखे यदि हम तो 1178 में गुजरात पर किया और यहाँ पर गोरी जो है ये परास्त हुआ, पहली पराजय इसकी थी। इसके बाद आता है वर्ष 1191 का। वर्ष 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। याद रखिएगा, डेट भी आपको याद रखनी, वर्ष भी याद रखना है, साथ ही साथ किन के बीच हुआ यह भी याद रखना है और कौन विजयी हुआ इसमें इसको भी याद रखना है। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो परास्त हुआ था, ठीक है। फिर 1192 में एक वर्ष बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, यह भी मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान है। इसमें पृथ्वीराज चौहान परास्त होते हैं और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग किस युद्ध के बाद से शुरू हुआ या किस युद्ध से आप कह सकते हो कि प्रशस्त हुआ, तो आपको याद रखना है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला आता है 1194 चंदावर का युद्ध। इसमें आपको याद रखना है कि मोहम्मद गोरी बनाम जयचंद था, इसमें जयचंद परास्त हुआ था, ठीक है। सिक्कों की यदि हम बात करें इस समय काल के, तो सिक्कों में आपने देखा कि एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी, दूसरी तरफ यदि हम बात करें सिक्के के तो अरबी में कलमा खुदा हुआ था, ये आपने देखा मोहम्मद गोरी के संदर्भ में। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की हम शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि फिरदौसी का नाम अक्सर आता है, इनको आपको याद रखना है। फिरदौसी क्या थे? शाहनामा के लेखक थे। इसके बाद एक नाम और याद रखना है आपको, अल्पतगीन क्या था? ये गजनी वंश का संस्थापक था। फरिश्ता के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक पुस्तक लिखी है। भीमदेव प्रथम द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यह भी पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था, ठीक है। अब बात आ गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, और कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात आती है यहीं से शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शुरुआत होती है गुलाम वंश की। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश की चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है परिचय में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और इसमें आप देखोगे कि इसका संस्थापक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का।
1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे। ये सभी जो सुल्तान थे इस समय के, वो तुर्क सुल्तान तो थे, साथ ही साथ वो अलग अलग वंशज के थे, ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र माता पिता की ये संतान थी। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना यह उचित समझता था। प्रारंभ के चरण में यदि हम देखें तो जो भी शासक हुए हैं विशेष रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कभी भी सुल्तान की जो उपाधि थी वो धारण नहीं की। इनका कहना था कि ये जो है ममलूक सुल्तान कहना अपने आप को ज्यादा उचित मानते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में बात हो रही है गुलाम वंश की। अब गुलाम वंश का जो सबसे प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात आती है ऐबक की, और ऐबक से संदर्भित चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक था। दूसरा, तुर्क जनजाति से ये संबंधित था। आजीवन सुल्तान की उपाधि से इसको परहेज था। मालिक और सिपाह सलार की पदवी के साथ इसने शासन किया था। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था ये, तुर्क जनजाति से संबंधित था, आजीवन सुल्तान की उपाधि से इसको परहेज था, मालिक और सिपाह सलार की पदवी के साथ इसने शासन किया। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई, चौगान खेलते समय यह घोड़े से गिर गया था। दूसरा, इसमें यदि हम बात करें परिचय के बाद, अगला आता है उपाधि। इसने उपाधि कौन कौन सी धारण की? इसने कुरान ख्वां की उपाधि धारण की। सुरीले स्वर में कुरान पाठ करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। अधिक दान देने के कारण इसका मिला यह नया नाम था लाख बख्श। तो याद रखना है कि एक तो कुरान खां इसका उपाधि थी। कुरान खां उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि ये सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था। लाख बख्श इसको उपाधि क्यों मिली? क्योंकि यह अधिक दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श नामक उपाधि मिली है। इसका शासन यदि हम बात करें कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे इसका प्रारंभिक जीवन क्या था। प्रारंभिक जीवन के बाद इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें प्रारंभिक जीवन की, तो आपको पता होगा कि काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में इसका क्रय किया गया था। बाद में गजनी में गोरी ने इसको क्रय किया और गोरी द्वारा अमीर ए आखूर के पद पर इसको नियुक्त किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले किस पद पर प्रोन्नत किया, किस पद पर नियुक्त किया, वो आपको याद रखना है। अमीर ए आखूर के पद पर सबसे पहले इसको नियुक्त किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका जो राज्याभिषेक होता है कब हुआ है? जून 1206 ईस्वी में, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 माह हो चुके थे, उस दौरान इसका राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर हुआ था? राजधानी लाहौर में हुआ था। और क्योंकि ये एक दास था तो इसको मुक्ति पत्र भी प्राप्त करना था, तो इसने मुक्ति पत्र जो था वो 1208 ईस्वी में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद द्वारा प्राप्त किया था। तो याद रखना है, दास्ता से मुक्ति इसको कब मिली? जब 1208 ईस्वी में इसने गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ठीक है, इसने कुछ निर्माण भी कराए हैं। कौन कौन से निर्माण कार्य इसने कराए थे? सबसे पहली बात कि दिल्ली में आप चले जाएं, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, इसका निर्माण इसने कराया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। फिर इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, प्रारंभ करवाया था। और इसने अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण करवाया था। तो 3 यदि हम बात करें 3 साइट्स इससे जुड़ती हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप बता दें हम आपको कि जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात होती है दिल्ली में, ये विशेष रूप से पृथ्वीराज तृतीय के किले, जो पृथ्वीराज तृतीय का किला है राय पिथौरागढ़, उसके स्थान पर निर्मित किया गया। मतलब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पृथ्वीराज तृतीय के किले के स्थान पर निर्मित किया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा आप बात करते हो अजमेर में, तो पहले यह भी एक शासक होते थे जिनका नाम था विग्रहराज बिसल देव चतुर्थ। तो विग्रहराज बिसल देव चतुर्थ के द्वारा
निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस स्थान पर बनाया गया है, किसको नष्ट करके बनाया गया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो शासक आता है इस वंश में, यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो आपको देखने को मिलता है इल्तुतमिश। तो अगला आपको याद रखना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की यदि हम बात करें तो इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था। आप कह लीजिए कि एक काफी लंबे समय तक इसका शासन आपको देखने को मिलता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यदि हम बात करें तो इसको खलीफा से क्या क्या अधिकार प्राप्त हुआ था। खलीफा से इसको सुल्तान के पद की स्वीकृति मिली, सुल्तान ए आजम की इसको उपाधि मिली, और 1229 ईस्वी में इसने खिलियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत अब एक स्वतंत्र राज्य हो गया था और इसका इल्तुतमिश वैध सुल्तान हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करें तो आपको पता होगा यह इल्वरी जनजाति से संबंधित एक तुर्क था। इसका अन्य नाम यदि हम बात करें तो गुलाम का गुलाम, ये आपको पता होना चाहिए। प्रारंभ में जो यह था ये बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सबसे पहले इसको बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया था सुल्तान बनने से पूर्व। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा इसको दास्ता से मुक्ति दिलाई गई थी। तो यह भी एक दास ही था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक को यदि हम बात करें मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। वहीं यदि हम इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश को जो दास्ता से मुक्ति दिया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य की यदि हम बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खां का आगमन इस समय हो जाता है। जब इल्तुतमिश शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर तो उस समय जो सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलता है वो चंगेज खां को देखने को मिलता है, और भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खां का आगमन हो जाता है। चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इसने इनकार कर दिया। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार, जिसका कि आपका निर्माण प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका निर्माण संपूर्ण कराता है, पूरी तरह से कंप्लीट कराता है कौन? इल्तुतमिश। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी दो शासक कुतुब मीनार से जुड़ गए हैं। अभी एक शासक और आपको देखने को मिलेगा जिसका संबंध कुतुब मीनार से होता है। इसमें बात करें सिक्कों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे, और शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो था इल्तुतमिश। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ करता था, तो यह भी याद रखना है। कई बार प्रश्न ये बना है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ की गई? तो याद रखना है इल्तुतमिश के द्वारा। इतने दो सिक्के चलाए। पहला चलाया टंका, ये क्या था? चांदी के सिक्के थे। दूसरा इसने चलाया जीतल। जीतल क्या था? ये तांबे के सिक्के थे। तो याद रखना है टंका ये चांदी के सिक्के थे और जीतल तांबे के सिक्के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बाद यदि हम बात करें रजिया सुल्तान की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ चीजें और हैं जो इस पीडीएफ में नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। क्या? जैसे कि तुर्की शासन का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कि तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक जो है वो है इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था का इसने प्रारंभ किया था। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसने 40 दल का गठन किया था, चहलगामी का गठन किया था, जो कि 40 तुर्की सरदारों का एक समूह होता था। और इसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है कि भारत में गुम्मद निर्माण का पिता इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में गुम्मद निर्माण का पिता किस शासक कहा जाता है, तो आपको बताना है कि भारत में गुम्मद निर्माण का जो पिता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके साथ साथ उज्जैन महाकाल मंदिर आपने सुना होगा नाम। उज्जैन महाकाल मंदिर को भी इसके द्वारा नष्ट कराया गया था। और दिल्ली जो आज की राजधानी है हमारी, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो प्रथम सुल्तान है वो है इल्तुतमिश, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान का नाम। अब रजिया सुल्तान के बारे में भी देख लेते हैं।
रजिया सुल्तान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत की ये प्रथम मुस्लिम शासिका है। 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का बल दिया इन्होंने, क्योंकि इससे पहले क्या था कि वो जो 40 सरदारों का गुट था, जिसको तुर्कान आपने अलग अलग नामों से सुना होगा, जैसे 40 दल या चहलगामी, तो इनके द्वारा जो शक्तियां थी, ज्यादातर शक्तियां जब रजिया सुल्तान शासक बनी तो इनके पास थी। तो इन्होंने क्या किया कि शक्ति को, इस प्रकार की जो शक्तियां थी उसको सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। हालांकि इसमें सफल नहीं हो पाई और इनको जो है सत्ता से हटा दिया। किसने? उसी 40 दल वाले सरदारों ने इनको सत्ता से हटा दिया। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण आपको रजिया के बाद याद रखना है, वो याद रखना है बलवन को। बलवन महत्वपूर्ण शासक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बलवन के बारे में कुछ बता दें, इनके विचार, जैसे राजा धरती पर नियामत एक खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये बात किसने कही? ये बात बलवन ने कही। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये किसने कहा? बलवन ने कहा। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसे पूछ लिया जाए, राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही है, तो ये बताया किसने? बलवन ने। मान मर्यादा में राजा का जो क्रम है वो पैगंबर के बाद है, ये भी बात कही बलवन ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि बलवन जो थे ये संस्थापक थे किसके? राजत्व संबंधी सिद्धांत के, और यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, यह भी आपको पता होना चाहिए। बुगरा खां, आप जानते होंगे, बुगरा खां पुत्र को सलाह सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, ये भी इन्होंने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें बलवन के संदर्भ में दो चीज आप याद रखिएगा। क्या? पहला याद रखिएगा कि ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा, राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये किसने कहा? ये कहा बलवन ने। राजा का जो क्रम है वो पैगंबर के बाद आता है, ये बात किसने कही? बलवन ने। तो ये क्रम, कुछ जो इनके विचार हैं वो आपको पता होना चाहिए। इन विचारों से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब आइए चलिए बलवन के बारे में संपूर्ण जानकारी करते हैं। बलवन आपने देखा कि चौथा शासक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद चौथा महत्वपूर्ण शासक है, यहाँ पे आपने देखा। अब इसके परिचय की यदि बात करें तो इसमें आपको देखना है कि 1266 से 1286 ईस्वी तक ये सुल्तान रहा। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, और यह इल्बरी तुर्क से संबंधित था, इल्बरी तुर्क से जुड़ा हुआ था, इल्बरी तुर्क से ओरिजिन थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो प्रारंभिक जीवन में ये बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको खरीदा था और 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया था। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि बलवन भी एक प्रकार से गुलाम ही था, और इसको खरीदा किसने था? इसको खरीदा था इल्तुतमिश ने। कब खरीदा था? अपनी ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था, वर्ष 1233 में। शासन कार्य में इसने क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए? सबसे पहला इसने क्या किया? नौरोज त्योहार मनाने की प्रथा आरंभ कर दी। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग की इसने स्थापना की। क्यों? मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। और इसने एक सेना मंत्री इमाद उल मुल्क का भी पद सृजित किया, जो वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त था। तो इमाद उल मुल्क नामक सेना मंत्री का पद भी किसने सृजित किया? बलवन ने किया। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बलवन ने की, ये आपको पता होना चाहिए। पद एवं वैवाहिक संबंध की यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए था कि खसदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश से इसने अमीर ए शिकार का पद प्राप्त किया। रजिया से इसने अमीर ए आकूर का पद प्राप्त किया। बहराम शाह से यदि हम बात करें तो इसका जो विवाह होता है वो बहराम शाह की पुत्री से इसका विवाह होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसमें दो चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला आपको याद रखना है कि अमीर ए शिकार का पद इसने रजिया से प्राप्त किया। ठीक है, अमीर ए शिकार का पद रजिया से प्राप्त किया। अमीर ए आकूर का पद इसने बहराम शाह से प्राप्त किया, ये आपने देखा। अमीर ए आकूर का पद इसने बहराम शाह से प्राप्त किया।
खसदार का पद इसने इल्तुतमिश से प्राप्त किया। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों नोट कर लीजिएगा। अमीर शिकार रजिया से, अमीर आकुर बहराम शाह से, खसदार का पद इल्तुतमिश से, ये तीनों आपको नोट करना है। नोट यह भी करना है कि 1249 ईस्वी में इसकी पुत्री का जो विवाह था वो सुल्तान नसीरुद्दीन से हुआ था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तीनों पद वाले महत्वपूर्ण है। जैसे खसदार का पद इल्तुतमिश से, अमीर ए शिकार का पद रजिया से, अमीर ए आखूर का पद बहराम शाह से, ये तीनों महत्वपूर्ण है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद करने का प्रयास भी करिएगा। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक जीवन हमने देख लिया, परिचय देख लिया, पद एवं वैवाहिक संबंध भी हमने देख लिए, शासन कार्य भी हमने देख लिया। अब इसके कुछ राजत्व के सिद्धांत थे जहां से प्रश्न बनते हैं, तो इसके राजत्व के सिद्धांत क्या थे उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इनके राजत्व के सिद्धांत को देख लेते हैं। इसका जो राजत्व का सिद्धांत था, विशेष रूप से यदि हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता था कि रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी, और सुल्तान का जो पद था इसको इसने बताया कि यह ईश्वर प्रदत्त है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सिजदा और पबोस नामक रीतियां भी इसने प्रारंभ की। तो याद रखना है, रक्त और लौह की नीति चलाई, साथ ही साथ सिजदा और पबोस की रीतियां भी इसने प्रारंभ की, आपको पता होना चाहिए। रक्त और लौह की नीति, सिजदा और पबोस नीतियां भी इसने चलाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से जो था बलबन के बाद से यदि हम बात करें तो प्रमुखता से जो गुलाम वंश था वो समाप्त होता है। इसके बाद अब खिलजी वंश, क्योंकि बहुत सारे शासक ऐसे भी हैं जिसकी चर्चा हमने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है मेरी समझ से, इसलिए हमने उनकी चर्चा नहीं किया है। आगे अब हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो इल्तुतमिश के काल में जो चालीसा का गठन हुआ था तुर्की सरदारों का, उसको भी समाप्त किया बलबन ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये इसी के दरबार में रहते थे, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात होती है खिलजी वंश की, और खिलजी वंश में प्रमुखता से अलाउद्दीन खिलजी से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह भी हमें पता होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन है, उनके बारे में भी। तो खिलजी वंश की अब हम बात करने वाले हैं, और खिलजी वंश की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्या कि जलालुद्दीन खिलजी हैं, जिन्होंने 1290 ईस्वी में राज्याभिषेक किया और खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की 1290 ईस्वी में। अलाउद्दीन को आमिर ए तुजुक का पद प्रारंभ में दिया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रारंभ में अलाउद्दीन को इसने आमिर ए तुजुक का पद दिया था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब सबसे पहला जो सुल्तान इनका आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले प्रथम सुल्तान, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला ये प्रथम सुल्तान था, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब भूमि की पैमाइश जो इन्होंने कराई उसके आधार पे लगान वसूली प्रारंभ की, और ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे पहले क्या होते थे कि कुछ परंपरागत लगान अधिकारी होते थे, जैसे खुद मुकद्दम और चौधरी। तो ये जो मुकद्दम और चौधरी होते थे इनसे लगान नहीं वसूला जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया कि ये जो परंपरागत लगान अधिकारी थे इनसे भी लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लगान वसूल करने का अधिकार छीना, सारे विशेषाधिकार समाप्त हो गए, इसकी भूमि से भी कर लेना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो याद रखना है कि किसके द्वारा, किस शासक के द्वारा लगान अधिकारियों की भी भूमि से कर लेना प्रारंभ किया गया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन अथवा वक्फ बोर्ड, मतलब कोई भी भूमि जो राज्य द्वारा किसी को दान दी गई हो, राज्य द्वारा किसी को प्रदान की गई हो, चाहे वो धार्मिक कार्यों के लिए दी गई हो, चाहे वो शैक्षणिक कार्यों के लिए दी गई हो, चाहे वो कृषि के लिए इनाम के तौर पे दी गई हो, तो इस प्रकार की जो भी भूमियां थी उसका इन्होंने क्या कर दिया, अधिग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे जो खालिसा भूमि थी उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो याद रखना है कौन सा ऐसा शासक था जिसने राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति जो किसी व्यक्ति को इनाम के तौर पे, जो किसी व्यक्ति को पेंशन के तौर पे दी गई हो, उसको वापस ले लिया। तो याद रखना है ये किया था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण और मूल नियंत्रण काफी प्रसिद्ध है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की हम बात कर लेते हैं। बाजार नियंत्रण में यदि आप देखोगे बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक सहना बाजार का अधीक्षक मालिक कबूल को जो है नामक पद एक सृजित किया और इसको सहना बाजार का अधीक्षक बनाया। मालिक कबूल को समस्त व्यापारियों पर इसका नियंत्रण होता था और इसकी सफलता के लिए इसने कुशल कर्मचारी नियुक्त किए, क्योंकि इस समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की। मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए इसको आप डिटेल से पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद इन्होंने घरी कर लगाया। घरी कर किसके लिए लगाया? घर एवं झोपड़ी कर लगाया। चराई कर इन्होंने लगाया किस पर? दुधारू पशुओं पर लगाया। इसके साथ आपको बता दें कि दो कर ये जो है ये महत्वपूर्ण है। दो कर कौन कौन से इसने शुरू किए? पहला घरी कर शुरू किया और दूसरा चराई कर शुरू किया। घरी कर किसके लिए था? घर एवं झोपड़ी रखने वाले लोगों पर लगाया गया। दूसरा चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आते हैं इसमें, एक है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव की चर्चा में है। रामचंद्र देव ये देवगिरी के शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए, और मालिक कफूर से पराजित हुए थे। राय रायन की उपाधि इन्होंने अलाउद्दीन द्वारा ग्रहण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखना है कि अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो ये रामचंद्र देव थे जिनको इन्होंने राय रायन की उपाधि दी और ये मालिक कफूर से पराजित हुए थे, ठीक है। इसके बाद आती है मलिक मोहम्मद जायसी का नाम। क्यों? क्योंकि इनकी एक रचना है पद्मावत, जो काफी परीक्षा में पूछी जाती है, पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, और इसमें आपको देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन में धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। मतलब जो अभी तक इससे पहले क्या होता था, जो मौलवी होते थे, जो मौलाना होते थे, उनके द्वारा एक विशेष प्रकार से, एक विशेष तरीके से राज्य के शासन प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता था, लेकिन उसको इसने समाप्त कर दिया और धर्म पर राज का नियंत्रण यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है। धर्म पर राज्य का नियंत्रण यहाँ से स्थापित हो गया। इस तरह के जो धार्मिक नियंत्रण था उससे मुक्ति मिल गई। उलेमा वर्ग जो था उसके प्रभाव से मुक्त हो गया। इसने उपाधि कौन कौन से धारण की? इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर द्वितीय सानी की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनका प्रमुख जो सेनापति था उसका नाम था जफर खान, ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु भी हुई थी। इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई थी, दीवान-ए-मुफ्त राज, ठीक है, दीवान-ए-मुफ्त राज। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। याद रखना है, दीवान-ए-मुफ्त राज का उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। इन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि इनके द्वारा जो कर लगाया गया वो क्या था? भूमि की पैमाइश के आधार पर इन्होंने लगान वसूलना शुरू किया। उपज का 50% भूमि कर के रूप में ये लेते थे। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो याद रखना है, भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला जो प्रमुख शासक है वो कौन है? वो है अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी हैं। मलिक कफूर, काफी चर्चा आप सुनते होंगे, मलिक कफूर कौन थे? तो मलिक कफूर की यदि हम बात करें तो मलिक कफूर को अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान इसने प्राप्त किया था, ये आपको पता होगा। और मलिक कफूर को क्योंकि 1000 दीनार में इसने खरीदा था, इसलिए इसको बोला जाता था 1000 दीनारी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी चर्चा यहाँ पे पीडीएफ में नहीं की गई है, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे मैंने बताया, मलिक कफूर गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुए। इनको 1000 दीनार में इसने खरीदा था, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1310 ईस्वी में तेलंगाना का एक विशेष अभियान किया गया था इनके द्वारा, और वहां के शासक थे रुद्रदेव द्वितीय। रुद्रदेव द्वितीय ने मालिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा जो था
वो प्राप्त किया था, भेंट किया था, जिसको बाद में मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ठीक है, दक्षिण विजय करने वाला भी प्रथम शासक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बताएं तो अलाई दरवाजा हो गया, हौज खास हो गया, सीरी फोर्ट हो गया, जमात खाना मस्जिद हो गया, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया है। इनके मंत्री परिषद थे और इनके बाजार नियंत्रण करने वाले जो अधिकारी थे उनके कुछ विशेष नाम हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इनके मंत्री परिषद की सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन से अधिकारी थे। तो मंत्री परिषद की यदि हम बात करें तो इनके अधिकारियों को आपको नोट करना है। मंत्री परिषद में सबसे पहले आते थे दीवाने वजारत, नोट कर लीजिएगा, दीवाने वजारत। दीवाने वजारत क्या थे? दीवाने वजारत जो थे ये वजीर थे, ये आपको पता होना चाहिए, ये वजीर थे। दूसरा यदि हम बात करें तो दीवाने इंसा, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा के बारे में क्या है? दीवाने इंसा के बारे में आपको बता दें, शाही आदेश का पालन ये कराते थे, शाही आदेश का पालन इनके द्वारा कराया जाता था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें दीवाने आरिज, दीवाने आरिज। दीवाने आरिज क्या है? दीवाने आरिज के बारे में आपको बता दें, ये सैन्य मंत्री होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री होते थे। इसके बाद होता था दीवाने रसातल, दीवाने रसातल। दीवाने रसातल क्या था? दीवाने रसातल की यदि बात करें तो ये विदेश विभाग होता था इनका, ये आपको पता होना चाहिए, विदेश विभाग था दीवाने रसातल, ये आपको पता होना चाहिए। तो चार ये आपको पता होना चाहिए। ये इनकी मंत्री परिषद थी, दीवाने वजारत वजीर, दीवाने इंसा शाही आदेश का पालन कराने वाला मंत्री, दीवाने आरिज सैन्य मंत्री होता था, दीवाने रसातल जो था ये विदेश विभाग था, ये आपको पता। इसके बाद यदि आप देखोगे तो बाजार नियंत्रण मंत्री भी इनके थे, बाजार नियंत्रण मंत्री, बाजार नियंत्रण मंत्री। बाजार नियंत्रण मंत्री में यदि हम बात करें तो पहला आता था शाहना ए मंडी। कौन सा आता था? शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी की यदि हम बात करें तो ये बाजार अधीक्षक होते थे, शाहना ए मंडी ये बाजार अधीक्षक होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसमें आता है दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, ये पूछा जाता है कई बार तो पता होना चाहिए, दीवान ए रियासत। दीवाने रियासत की यदि बात करें तो ये बाजार नियंत्रण करने वाले अधिकारी होते थे, बाजार नियंत्रण इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगला आता था सराय अद्दल, तीसरा जो इसमें अधिकारी था, तीसरा जो पद था सराय, सराय अद्दल। और इसमें भी हम बात करें तो न्याय अधिकारी था ये न्याय अधिकारी होता था। ठीक है, अगला यदि हम बात करें तो खरीद ए मंडी चौथा, खरीद ए मंडी। खरीद ए मंडी की यदि हम बात करें तो ये बाजार निरीक्षक था, बाजार निरीक्षक को बोलते थे खरीद ए मंडी, ये आपको पता होना चाहिए। खरीद ए मंडी के बाद अगला था मैनहा, ये महत्वपूर्ण है, मन्हेयान। और ये क्या था? मन्हेयान क्या था? ये गुप्तचर होता था, ये आपको पता है। गुप्तचर को उस समय मन्हेयान के नाम से जानते थे, मन्हेयान नाम से जानते थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बात कर रहे थे हम, और अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में ये इनके बाजार नियंत्रण करने वाले अधिकारी थे, साथ ही साथ इनके दरबार से जुड़े हुए लोग थे जिनके बारे में आपने देखा। अब आगे एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, बात हो रही थी कोहनूर हीरे की। तो कोहनूर हीरे की बात हो रही थी और अभी आपने देखा कि कोहनूर हीरा जो प्राप्त हुआ अलाउद्दीन खिलजी को, वो मलिक कफूर ने इनको लाकर दिया था। कहां से लाकर दिया था? जब इन्होंने दक्षिण विजय किया था तेलंगाना अभियान में, इनको रुद्रदेव द्वितीय ने लाकर दिया था। तो रुद्रदेव द्वितीय से मलिक कफूर के पास गया और मलिक कफूर के पास से यह अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। अलाउद्दीन खिलजी के पास से यदि हम बात करें कोहनूर हीरे के इतिहास की, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद
आगे जो है आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 के बाद। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 के बाद इसको ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से यह हुमायूं को मिला। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से ये चला गया था राजा विक्रमजीत सिंह के पास, और राजा विक्रमजीत सिंह के पास से ये इसके बाद आता है हुमायूं के पास। ठीक है, हुमायूं के पास आता है। हुमायूं के पास से यदि हम देखें तो ये लगातार मुगल शासक जो थे, ये मुगल शासकों की शोभा बढ़ाता रहा, और मुगल शासकों की शोभा बढ़ाते हुए ये पहुंच गया मोहम्मद शाह के काल में। और 1739 ईस्वी में जो मोहम्मद शाह थे, मुगल शासक थे मोहम्मद शाह को हराकर यह हीरा जो था ये ले गया नादिर शाह। ठीक है, तो नादिर शाह तक पहुंच गया। नादिर शाह के बाद यदि हम बात करें तो नादिर शाह के बाद ये पहुंचा अहमद शाह अब्दाली के पास, अहमद शाह अब्दाली के पास। और अहमद शाह अब्दाली के बाद से यह हीरा जो था ये पहुंचा शाह शुजा के पास। किसके पास? शाह शुजा के पास। और शाह शुजा के पास से यह हीरा पुनः 1809 के समय में, वर्ष 1809 में शाह शुजा ने इस हीरे को जो है राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। और जब महाराजा रणजीत सिंह तक ये आ गया तो इसमें देखोगे कि बहुत सारे सिख शासक हुए इस क्रम में, उनके पास ये लगातार जैसे मुगल शासकों की शोभा बढ़ाता रहा, उसी तरह से सिख शासकों की शोभा बढ़ाता रहा, और ये पहुंचा दिलीप सिंह के पास। ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह। और महाराजा दिलीप सिंह को यदि हम बात करें तो महाराजा दिलीप सिंह से ये पहुंचा अंग्रेजों के पास, और इसको ले गया लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के बाद से, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने लिया और लॉर्ड डलहौजी ने इसको ले जाके दे दिया तत्कालीन महारानी को। और आज के समय में यही कोहनूर हीरा जो कि तेलंगाना विजय के दौरान मालिक कपूर ने लाकर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, यही पहुंचा है ब्रिटेन, लंदन में। अब जो इसका भाग था इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, और एक पार्ट इसका रखा गया है म्यूजियम में, और 2 पार्ट इसके जो थे वो महारानी का जो मुकुट है उसमें आज भी मौजूद है। तो ब्रिटिश म्यूजियम में एक पार्ट इसका मौजूद है, और 2 पार्ट महारानी के जो मुकुट है इसमें मौजूद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोनूर हीरे का जो इतिहास है वो मालिक कपूर के तक जो तेलंगाना विजय है, तेलंगाना अभियान है, वहां से प्रारंभ होता है। और मलिक कपूर को जब ये प्राप्त होता है तो ये ले जाके अलाउद्दीन खिलजी को देते हैं, और उसके बाद से ये आपने क्रम देखा कि किस प्रकार से ये लंदन पहुंच गया। ठीक है, तो इसका जो सफर है भारत से, तेलंगाना से लंदन का जो इसका सफर है वो अभी आपने देखा। अब हम देख रहे थे अलाउद्दीन के बारे में, तो अलाउद्दीन के बारे में कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए। जैसे अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। ठीक है, अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा, मतलब दागने की प्रथा मारने वाला दागना नहीं, दागने की प्रथा, एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाने की प्रथा शुरू की। सैनिकों के लिए इन्होंने हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। साथ ही साथ आपने देखा कि भूमि के उत्पादन के आधार पर कर निर्धारित किया, और इस समय जो भूमि का मापन किया जाता था वो बिस्वा में किया जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। भूमि का मापन इस दौरान बिस्वा में किया जाता था, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की बात यदि हम बात करते हैं तो अगला नाम इसमें आपको देखने को मिलता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनके 4 अध्यादेश थे, वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। प्रथम अध्यादेश इनका था कि उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया जाए। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने का आदेश दिया जाए। द्वितीय इनका जो अध्यादेश था एक गुप्तचर संगठन का गठन करना था। तृतीय अध्यादेश में इन्होंने बताया कि मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। और चतुर्थ इनका जो अध्यादेश था उसमें इन्होंने बताया कि सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधी जो उस समय नियम थे उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। इसके साथ साथ आपको बता दें इनके बाद आता है नाम मुबारक खिलजी का। मुबारक खिलजी ने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, और इसने अल इमाम उल उमाल की जो है उपाधि भी धारण की। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है खिलजी वंश से संबंधित, उसको हम देख लेते हैं।
सबसे पहली बात कि जब खिलजी वंश की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय से दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो रावी नदी थी। तो याद रखना है, अलाउद्दीन के समय में जो दिल्ली सल्तनत की मंगोलों से सीमा है वो रावी नदी की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, और यदि हम बात करें कहाँ करवाया था जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। और जो भी ये फैक्ट बताए जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक अपूर्ण किलोखरी, जिसको बोलते हैं कीलूगढ़ी के महल में करवाया था, और इस महल का निर्माता था जो कैकूबाद। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? बलबन ने कहा। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बलबन के काल में यदि हम बात करें, जो कि 1279 ईस्वी की बात कर रहे हैं, बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का जो नेतृत्व था वो तुगरिल खां ने किया था। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु कब हुई थी? मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किस ग्रंथ में किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने इसको किया है, और अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए ग्रंथ में इसकी चर्चा देखने को मिलती है। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और यही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी यही सेम व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो ये तो हो गए इससे समय से महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद बात आती है गोल गुंबद। गोल गुंबद पूछा जाता है, तो गोल गुंबद आपको पता होगा कि गोल गुंबद जो है ये बाजीपुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में ये शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबदों में से यह एक ही है, और इसका जो बाह्य भाग है वो एक प्याले की भांति है, और प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था हुई है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं तुगलक वंश, और तुगलक वंश की शुरुआत करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। ठीक है, खिलजी वंश हो गया, खिलजी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देखा। अब हम बात करने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक की, तुगलक वंश की, और तुगलक वंश के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और अन्य तथ्यों को हम देखते हैं। तो चलिए तुगलक वंश की अब हम बात कर लेते हैं। तुगलक वंश, तुगलक वंश की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हो गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुगलक वंश की जो संस्थापक सदस्य थे या स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक को, और ये तुगलक वंश के प्रथम शासक थे। अलाउद्दीन का ये सेनापति था, इसका अन्य नाम था गाजी मलिक। इनकी माता जो थी वो हिंदू जाट थी और पिता करौना तुर्क थे, और बलबन का ये एक दास था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दीपालपुर का राज्यपाल इसको सबसे पहले नियुक्त किया गया अलाउद्दीन के समय में, और इसका सैन्य कार्य क्या था जिससे प्रभावित होकर इसको बड़े बड़े पद मिले? तो आपको पता होना चाहिए मंगोलों का एक बड़ा आक्रमण भारत में जो डर सता रहा था उसको इसने दूर किया। मंगोलों को भारत से दूर भगाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक को, और इसमें आप देखोगे कि इसने मलिक उल गाजी की भी उपाधि धारण की थी। इसने खुसरो शाह से दिल्ली को छीना था, और 1320 ईस्वी में सुल्तान बना था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्व प्रशासन की यदि हम बात करें तो इस समय आप देखोगे कि लगान जो था वो उपज का 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। अकाल के समय भूमि कर माफ होता था इस समय काल में, और राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सों की जगह कर मुक्त जागीरें दी जाती थी। वहां पे यदि हम बात करें तो राजस्व वसूली करने वाले जो सरकारी कर्मचारी थे उनको उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको कुछ ऐसी भूमि दे दी जाती थी जो कर मुक्त होती थी। ठीक है, नस्ल एवं बटाई प्रथा का जो है प्रचलन इनके द्वारा किया गया। एक आप सुनते होंगे यात्री इब्न बतूता के बारे में, तो इब्न बतूता के बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कहाँ से संदर्भित है? ये मोरक्को का मूल, आप कह सकते हो मोरक्को से संबंधित है, अफ्रीकी मूल का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में यह भारत आता है। सुल्तान द्वारा इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है, और बाद में पुनः सुल्तान ने इसको चीन में राजदूत के रूप में भेजा था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इसके द्वारा किया गया है। अब एक एक करके हम देखने वाले हैं, विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको आपको नोट करना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके बाद आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी ध्यान से देखना होगा। तो फिरोज शाह तुगलक हो गए,
मोहम्मद बिन तुगलक हो गए। ये दो प्रमुख शासक आपको तुगलक वंश के समय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे बात हो रही है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो सबसे पहले दीवान ए अमीर कोही की इसने स्थापना की थी। पहला दीवान ए अमीर कोही अपनी तरह का ये पहला आप कह सकते हो संस्था थी, दीवान ए अमीर कोही। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग था ये। इसका मुख्य कार्य क्या था? आधिकारिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भूमि है उसको कृषि कार्यों के अधीन लाना, क्योंकि कृषि कार्यों के अधीन आएगी तभी उनसे कर मिल सकेगा, और कर मिल सकेगा तो राज्य की प्रगति हो सकेगी। तो दीवान ए अमीर कोही जो विभाग था उसकी स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, और इसकी जो स्थापना की गई थी विशेष रूप से कृषि के उन्नति के लिए की गई थी। मुख्य कार्य इसका क्या था? आधिकारिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला आता है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, इसमें आप देखोगे तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक था। इसमें दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण किया गया। इब्न बतूता का यह कथन था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो दिल्ली के नागरिकों को दंड देना और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया, ये सभी जानकारियां आपको पता होना चाहिए, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल की घटना है। तो याद रखना है राजधानी परिवर्तन यहाँ पे कहाँ पे होता है? दिल्ली से दौलताबाद होता है। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। देवगिरी का नाम इन्होंने दौलताबाद रखा था। किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि प्रथम सुल्तान जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों विशेष रूप से होली में भाग लिया। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पद पर नियुक्त किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें वर्णी जो है इनका कटु आलोचक था, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो आपको बताना है कि वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भारतीय मुसलमानों को भी और गैर तुर्कों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। बदायूनी के अनुसार, बदायूनी का एक कथन है इनके अनुसार, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली, ये आपको पता होना चाहिए। बदायूनी का कथन है इसके संदर्भ में कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। कब बोला गया था ये बोला गया था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किस शासक की मृत्यु पे ये बदायूनी का यह कथन आया है, तो आपको पता होना चाहिए ये कथन बोला गया था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान और सबसे शिक्षित जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ साथ इसने सिक्कों पर भी कई शब्द उत्कीर्ण कराए थे, जैसे इसने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, इसका अंकन इन्होंने सिक्कों पर कराया। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, इसका भी अंकन इन्होंने सिक्कों पर कराया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए जिसको दीनार कहते हैं। ठीक है, बर्नी के अनुसार 5 मुख्य घोषणाएं इनके द्वारा की गई थी। कौन कौन सी? दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी राजधानी घोषित, सांकेतिक मुद्रा जारी किया था इन्होंने, खुरासान आक्रमण किया था और कराची अभियान भी किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 योजनाएं जो हैं ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं, ये पता होना चाहिए। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी राजधानी घोषित, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान और कराची अभियान, ये दोनों संबंधित हैं किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चांदी के सिक्के के आधार पर इन्होंने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चांदी के सिक्के के स्थान पे इनके द्वारा तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, यह भी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक महत्वपूर्ण है, इनसे संदर्भित बड़े संदर्भों में प्रश्न बनते हैं। और यदि हम बात करें
तुगलक वंश की, तो मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो आते हैं वो आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित चर्चा ध्यान से हमें देखनी है। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक की जब बात करते हैं तो इनके द्वारा कई सारे विभागों की स्थापना की गई थी, नए नए विभाग सृजित किए थे, जिनमें से सबसे पहले इन्होंने बनाया रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर क्यों बनाया? ये बनाया नियुक्ति के लिए एक दफ्तर बनाया, यहाँ पे गुण एवं योग्यता के आधार पे जांच पड़ताल की जाती थी और उसके आधार पे लोगों को रोजगार मिलता था। तो रोजगार दफ्तर का कार्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, योग्य लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए इन्होंने रोजगार दफ्तर का आप कह सकते हो कि स्थापना कराई थी। इसके बाद बात आता है इन्होंने एक अनुवाद विभाग भी बनवाया था। अनुवाद विभाग का उद्देश्य क्या था? संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया था और इसके लिए एक विशेष अनुवाद विभाग का भी इन्होंने सृजन किया था। इसके साथ साथ आपको बता दें इनके द्वारा दीवान ए खैरात नामक एक विभाग भी बनाया गया था। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात क्या होता था? दीवान ए खैरात में विशेष रूप से गरीब मुसलमान, अनाथ स्त्रियां, विशेष रूप से विधवाएं, विशेष रूप से गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था। कहने का मतलब है दीवान ए खैरात जो था वो दान के लिए बनाया गया था, जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार दान जो है वो दीवान ए खैरात के माध्यम से किया जाता था। इसके बाद इन्होंने बनाया था दीवान ए बंदगान। जैसा कि आपने सल्तनत काल से देखा कि जो आपने देखा कि गुलामों को रखने की एक प्रथा चली आ रही है, तो इन्होंने गुलामों को, दासों को रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए एक विशेष विभाग ही बना दिया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान क्या था? दासों की देखभाल हेतु एक पृथक आप कह सकते हो विभाग था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने दारुल सफा की स्थापना कराई। दारुल सफा क्या था? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था जहां पे कुशल हकीम की उपलब्धता होती, मतलब दारुल सफा नामक अस्पताल भी इनके द्वारा बनवाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई सारे नए कार्य किए गए थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने लोक निर्माण विभाग का भी सृजन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का भी सृजन किया था और यहाँ पर 300 नए नगरों का भी निर्माण कराया इन्होंने। प्रमुख नगर कौन कौन से थे? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि नगर जो हैं ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए हैं। इसके बाद आपको बता दें एक स्थान था पंडुआ। पंडुआ का नाम बदलकर इन्होंने फिरोजाबाद कर दिया। बंगाल अभियान के दौरान इन्होंने इकदला का नाम बदलकर आजादपुर कर दिया और इनके जो मुख्य वास्तुकार थे, क्योंकि इतने नए शहरों का निर्माण कराया इन्होंने, तो इनके जो मुख्य वास्तुकार थे इनका नाम था मलिक गाजी सहना। इनका नाम याद रखना है, मलिक गाजी सहना फिरोज शाह तुगलक के मुख्य या प्रमुख वास्तुकार थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा 300 नए नगरों की स्थापना की गई, जिनमें से कुछ नगर आज के समय में भी आप कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति में है, जैसे कि फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, ये सारे नगर आपको याद रखने हैं। तो फिरोज शाह तुगलक की चर्चा हम कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक की एक बड़ी उपलब्धि यह भी थी कि इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण कराया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या क्या किया इन्होंने? ब्राह्मणों पर इन्होंने जजिया कर लगाया। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग इनके द्वारा लगाए गए और अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, ये जो 2 स्तंभ थे इनके, इनको दिल्ली लाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो अशोक के 2 स्तंभों मेरठ और टोपरा को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया अशोक के 2 स्तंभों को। इनके द्वारा हक ए सर्व नामक एक विभाग की भी स्थापना की गई थी और हक ए सर्व नामक जो विभाग था ये सिंचाई कर लगाने वाला विभाग था और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 हिस्सा जो है ये सरकार को देना पड़ता था। यदि आप नहरों का प्रयोग करते हैं, शाही नहरों का जो कि शासन द्वारा बनवाया गया है, तो वहां पर आपको अपनी पैदावार का 1/10 हिस्सा राज्य को देना होगा और हक के सर्वनामक विभाग इसके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ अन्य चीजें हैं उसको देखते हैं। जैसे तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, यहाँ पर बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको और बता देते हैं फिरोज शाह के बारे में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 4 नए कर लगाए गए थे, ये 4 आपको पता होना चाहिए। पहला कर इन्होंने लगाया था खराज।
ठीक है, जो शुरुआत इन्होंने किया था खराज। खराज एक भूमिकर होता था। दूसरा इन्होंने लगाया जकात। जकात इन्होंने लगाया मुस्लिमों पर, ठीक है। तीसरा कर इन्होंने लगाया जजिया। जजिया कर इन्होंने लगाया गैर मुस्लिमों पर, ठीक है। चौथा कर इन्होंने लगाया फुगस, और फुगस जो कर था ये लगाया गया था युद्ध में। ये जो कर था युद्ध में लूट के माल पर लगाया गया था, फुगस नामक कर। जो भी युद्ध होते थे, जो भी लूट का माल आता था, उस पर भी एक कर लगता था जिसको बोलते थे फुगस। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के संदर्भ में आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, आपने इल्तुतमिश को देखा। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक भी जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आकाशीय बिजली से कुतुब मीनार का कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया था, और उस ध्वस्त हिस्से का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। इनके द्वारा 2 नए सिक्के भी चलाए गए थे। 2 नए सिक्के कौन कौन से थे? पहला था आधा, और दूसरा यहाँ पे जो था वो था आधा सिक्का था। आधा सिक्का क्या था? आधा का मतलब होता था जीतल का 50%। जीतल का 50% इसकी वैल्यू थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा जो यहाँ पे सिक्का था वो था बिख। बिख जो सिक्का था ये जीतल का 25% रखता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 नए सिक्के भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है फुजुहत ए फिरोज शाही। ये इनकी आत्मकथा है। और बर्नी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन? तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर आधारित हैं, और ये बर्नी द्वारा लिखी गई हैं। तो इतनी जानकारी फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है अंतिम शासक कौन थे तुगलक वंश के। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बात हो रही है तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ये अंतिम शासक था। ख्वाजा द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य, ख्वाजा जहां द्वारा यहाँ पे जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। पंजाब का जो सूबेदार था खिज्र खां वो स्वतंत्र हो गया। नुसरत शाह की यहाँ पे चुनौती मिली। तैमूर का भारत पर इस समय आक्रमण हुआ, और शहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक इस जो है वो सीमित हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब इतना याद रखिएगा कि नसीरुद्दीन महमूद जो है ये अंतिम सुल्तान थे। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे 1398 ईस्वी का समय है। 1398 में घटना क्या घटती है? तैमूर के आक्रमण होते हैं भारत पर, और तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कब होते हैं? 1398 में तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप। इसके बाद 1413 ईस्वी की घटना है जहां पर सरदारों द्वारा दौलत खां को दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन किया गया। यह आपको पता होना चाहिए। 1413 की ईस्वी में सरदारों द्वारा दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इसके बाद बात आती है खिज्र खां की। खिज्र खां जो है ये दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तैमूर द्वारा ये लाहौर के सूबेदार नियुक्त किए गए थे, और 1414 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश आपका आता है। लोधी वंश के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें आप देखोगे कि 1415 में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? बहलोल लोधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनका अन्य नाम था बहलोल शाह लोधी। जौनपुर इनका सबसे महत्वपूर्ण जो विजय था वो जौनपुर विजय था। ठीक है। बहलोल लोधी के सिक्कों पर प्रचलन यदि हम बात करें तो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन जो था वो बहलोल लोधी के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इनके दरबार में कुछ हिंदू सरदार हुआ करते थे, जैसे राय दादू, राय त्रिलोकचंद, राय नरसिंह, राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह जैसे सरदार इनके बहलोल लोधी के दरबार में हुआ करते थे। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। बात होती है लोधी वंश निजाम खां सिकंदर शाह के बारे में। ठीक है। तो इसमें आपको बता दें कि 17 जुलाई 1489 को ये सुल्तान बना था। लोधी वंश का ये महानतम शासक था। ठीक है।
और 1504 ईस्वी में यदि हम बात करें तो आगरा शहर की इसके द्वारा स्थापना की गई थी और उसी को इन्होंने राजधानी घोषित किया था। नाप का पैमाना इस समय गज-ए सिकंदरी का आरंभ हुआ था और फरहंगे सिकंदरी जो कि आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है वो भी इसी समय मिला। और लज्जत-ए सिकंदर शाही गायन विद्या का ग्रंथ था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शहनाई सुनने का ये बड़ा शौकीन था और गुलरुखी नाम से ये कविता लिखता था। अनाजों से इन्होंने ज़कात समाप्त कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोधी वंश विशेष रूप से सिकंदर शाह लोधी या निजाम था, सिकंदर शाह के बारे में इतनी जानकारी है। यह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी और उसी को राजधानी घोषित किया गया था। गज-ए सिकंदरी का इन्होंने आरंभ किया था, एक पैमाना था भूमि नापने का, साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसको फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम था फरहंगे सिकंदरी, ये आपको पता होना चाहिए। और लज्जत-ए सिकंदर शाही जो लिखा हुआ है ये गायन विद्या का एक ग्रंथ था जो कि इनको संबंधित था। कई बार प्रश्न एक बना है यहाँ से कि गुलरुखी नाम से कविता कौन करता था, तो गुलरुखी नाम से उपनाम से कविता करने वाला जो शासक था वो था सिकंदर शाह लोधी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है इब्राहिम लोधी। अगला नाम आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की यदि हम बात करें तो इब्राहिम लोधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है 1518 की घटना। क्या हुआ था इस समय? महाराणा सांगा से इनका खातौनी का युद्ध हुआ था जहां पर इब्राहिम लोधी परास्त हुआ था। इसके बाद फिर 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध हुआ। 21 अप्रैल 1526 की यदि हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के खिलाफ और वहां पर भी इब्राहिम की पराजय हुई थी और युद्ध भूमि में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फरिश्ता एक लेखक थे, इनके आधार पर बोला जाता है कि इब्राहिम लोधी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इब्राहिम लोधी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि महाराणा सांगा के साथ खातौनी का युद्ध हुआ था और पानीपत के प्रथम युद्ध में ये मारा गया था जब बाबर से इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी के बारे में भी 2-3 फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बात आई है लोधी वंश। लोधी वंश में ये लोधी वंश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लोधी वंश लिखा हुआ है, ये अब बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में जब बात करते हैं तो 4 प्रमुख वंश देखने को मिलते हैं। पहला आता है संगम वंश जिसके संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का। दूसरा आता है साल्यू वंश जिसके संस्थापक हैं नरसिंह साल्यू। तीसरा आता है तुलु वंश जिसके संस्थापक हैं वीर नरसिंह। तीसरा आता है अराविडु वंश जिसके संस्थापक हैं तिरुमल। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो संगम वंश की यहाँ पे बात होती है। संगम वंश से हम चर्चा शुरू करेंगे और एक एक करके संगम वंश हो गया, साल्यू वंश हो गया, तुलो वंश हो गया, इन सब के बारे में समग्रता से जानने का, समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम देख लेते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है संगम वंश की। संगम वंश के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ठीक है, मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकार किया था इन्होंने। संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में इन्होंने वापसी की थी। शिक्षा की प्राप्ति की यदि हम बात करें तो गुरु विद्यारण्य और भास्कर सारण से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हरिहर और बुक्का के बारे में आपकी जानकारी थी। इसके बाद अगला आता है हरिहर द्वितीय जिन्होंने 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया। ये बुक्का का पुत्र था। महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की। कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची की इन्होंने विजय की। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला। सबसे बड़ी इनकी सफलता थी बहमनी से बेलगांव और गोवा छीनना। ठीक है, बहमनी से बेलगांव और गोवा छीनना इनकी सबसे बड़ी जीत थी और ये शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक माने जाते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है तुलव वंश की। तुलव वंश की बात करें तो वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनके उत्तराधिकारी आते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय महत्वपूर्ण है। 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया। गोलकुंडा का युद्ध इनके समय में लड़ा गया जहां कुली कुतुब शाह को इन्होंने परास्त किया। इनके शासन काल में यदि हम देखें तो इनके शासन काल को साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है,
तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवियों को इन्होंने संरक्षण दिया था। तो कृष्णदेव राय का नाम महत्वपूर्ण है, यह आपको पता होना चाहिए। कृष्णदेव राय के शासन के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे, इस चार्ट के माध्यम से आप देखोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहली बात कि कृष्णदेव राय का जो शासन है ये क्लासिकी युग है साहित्य का, ठीक है। इन्होंने अष्ट दिग्गज को संरक्षण दिया, इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, इन्होंने कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध लड़ा। इनके समय में विदेशी यात्री जो आए उनका नाम था डोमिंगो पायस। इनके द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया विठल स्वामी और हजारा। इनके द्वारा नागरपुर नगर की स्थापना कराई गई। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये उत्कृष्ट कवि और लेखक भी थे। इनकी जो रचना थी वो थी अत्युक्त माल्य, इनकी रचना थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो कला और संस्कृति के दृष्टि से यदि हम बात करें, साहित्य की बात करें तो क्लासिकल युग माना जाता है कृष्णदेव राय का शासन, ये आपको पता होना चाहिए। कृष्णदेव राय शासन तुलु वंश से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है साल्यू वंश। साल्यू वंश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे नरसिंह साल्यू यहाँ पे प्रमुख हैं। संगम वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर साल्यू वंश की इन्होंने स्थापना की थी। साल्यू वंश की जो स्थापना की गई थी वो विशेष रूप से 1485 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद की कुछ फैक्ट हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में आप जानकारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है अराबिडु वंश, ये सारे उतने महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। अब बात आती है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है कई बार पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है, इसलिए तालीकोटा के युद्ध के बारे में यहाँ पे चर्चा दी गई है। तो तालीकोटा का युद्ध हम समझते हैं। तालीकोटा का जो युद्ध था उसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि हुसैन निजाम शाह ने स्वयं यहाँ पे राम राय का वध किया था, ये आपको पता होना चाहिए। 1556 ईस्वी में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था इसमें यदि हम बात करें तो बरार संयुक्त सेना जो थी इसमें सम्मिलित नहीं थी। विशेष रूप से फरिश्ता द्वारा युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया है, ऐसी जानकारी दी जाती है फरिश्ता द्वारा कि यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो विशेष रूप से इतना याद रखिएगा आप तालीकोटा के युद्ध के बारे में कि ये जो युद्ध था ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना और विजयनगर के खिलाफ लड़ा गया था। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर बनाम कई सारी सेनाएं जिनमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और अन्य सेनाएं शामिल थी, इनके सम्मिलित रूप में लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो तालीकोटा के बारे में सिर्फ इतना याद रखिए कि इसके बीच लड़ा गया था, उतना आपके लिए पर्याप्त है। अब कुछ विभाग हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित, उनकी भी चर्चा हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है गुलाम वंश का शासन था 1200, दिल्ली सल्तनत के जो शासन थे और उनके प्रशासनिक विभाग की बात हो रही है। तो सबसे पहले दिल्ली में आपने देखा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, इन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश आता है जिन्होंने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश आता है जिन्होंने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद सैयद वंश आता है जिन्होंने 1414 से 1451 तक शासन किया। इसके बाद लोदी वंश आता है जिन्होंने 1451 से 1526 के बीच शासन किया। तो इनका समय काल भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ ये वंशावली याद रखना है, इनका क्रम कि पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोदी, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये क्रम लगाने को भी पूछ लिया जाता है। इसमें यदि आप बात करोगे तो एक नया विभाग था दीवान-ए-मुक्त खराज, जो कि राजस्व विभाग होता था। दीवान-ए-रियासत हमने नोट कराया बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवान-ए-अमीर कोही कृषि विभाग था। दीवान-ए-खैरात दान विभाग था। दीवान-ए-बंदगान एक दास विभाग था, इसकी चर्चा भी हमने पूर्व में किया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस समय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे सैन्य संगठन इनका था। सैन्य संगठन यदि हम बात करें तो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। घुड़सवारों की जो टुकड़ी का प्रधान होता था उसको बोलते थे सरेखेल। 10 सरेखेल का मतलब होता था एक सिपा सालार। 10 सरेखेल का मतलब एक सिपा सालार। 10 सिपा सालार का मतलब होता था एक अमीर, और 10 अमीर का मतलब होता था एक मलिक। 10 मलिक का मतलब होता था एक खान,
और यहाँ पे सेना का जो मुख्य सेनापति था वो सुल्तान होता था। यहाँ पे दो प्रमुख मुद्राएं आपको सल्तनत कालीन में देखने को मिलती हैं। पहला था टंका जो कि चांदी की मुद्रा थी, दूसरा था जीतल जो कि तांबे की मुद्रा थी। और टंका और जीतल का जो अनुपात था वो 1:48 था, ये आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन मसूद शाह के जो सिक्के थे सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है यहीं पर अंकित आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम आपको देखने को मिलता है, खलीफा अल मुस्तसीम। ठीक है, अब कर निर्धारण की यदि हम बात करें इस समय में कि किस प्रकार से कर निर्धारण किया जाता था, तो कर निर्धारण में सबसे पहले बात आती है फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमानुसार कर का निर्धारण किया। 4 विशेष प्रकार के कर इन्होंने लगाए, खराज, जजिया, खुम्स और जकात। खराज जो कि आपने देखा, खराज के बारे में, जजिया के बारे में, जकात और खुम्स तीनों के बारे में मैंने पूर्व में अभी जब फिरोज शाह तुगलक की चर्चा की थी वहां पे मैंने आपको बताया। सिकंदर लोदी यदि हम बात करें तो सिकंदर लोदी के समय में गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया जा सकता था। शासन की सबसे छोटी इकाई इस समय में ग्राम होती थी और ग्राम स्तर पर भू राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोलते थे चौधरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है बिजारत की। बिजारत क्या था? इस्लामी संविधान में इसकी मान्यता थी, एक संस्था के रूप में अपनाने की इसको प्रेरणा मिली। कहां से? अब्बासी खलीफाओं से। प्रथम वजीर कौन था? अब्बास फजल बिन अहमद। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये चीजें, इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। लेकिन ये कर निर्धारण वाला जो है ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक के काल में 4 नए कर लगाए गए, खराज, जजिया, खुम्स और जकात, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी पूर्व में भी बात किया। जैसे बहुत सारे शासक यहाँ पे हुए जिनके द्वारा बहुत सारे निर्माण कराए गए। उनमें से सबसे पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया, लेकिन पूरा इसको इल्तुतमिश ने किया। इसकी बात करें तो इल्तुतमिश आता है, सुल्तान गढ़ी की उपाधि, सुल्तान गढ़ी को इन्होंने बनाया, हौजे शमसी इन्होंने बनाया, शमसी ईदगाह का निर्माण कराया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पुनः आता है अलाउद्दीन खिलजी का नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौज अलाई का निर्माण कराया। मुबारक शाह खिलजी का नाम आता है, इन्होंने उखा मस्जिद का निर्माण कराया। बलबन की यदि हम बात करें तो बलबन ने बलबन का मकबरा बनवाया जो कि विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का जो प्रथम मकबरा है वो उसका निर्माण बलबन द्वारा कराया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक मस्जिद आती है जिसका नाम है जमात ए खाना। जमात ए खाना जो मस्जिद है ये पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला कि 2 से 3 शासक जुड़ते हैं। निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण कराया गया। चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई थी और चौथी मंजिल के स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण कराया था। तो आपने देखा कुतुब मीनार से 3 शासक आपके जुड़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें स्थापत्य की तो आप देख रहे होंगे कि जामा मस्जिद है गुलबर्गा में, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, अटाला मस्जिद है जौनपुर में, जहाज महल आपको देखने को मिलेगा मालवा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्थानों के नाम देके कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे सल्तनत काल में वो तुर्क वर्ग से संबंधित थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। अमीर जो था ये सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई एक संज्ञा थी। इसका प्रभाव उस समय अधिक था जब सुल्तान कमजोर या अयोग्य होता था। शासनकाल की बात करें तो तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है वो सबसे दीर्घकालीन शासनकाल रहा है। खिलजी वंश का जो शासन था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल रहा है। तो सबसे ज्यादा शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश ने। ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें
कि यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ निर्माण विभाग हैं, जैसे दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, दीवाने रिसातल एक धार्मिक मुद्दों का विभाग था, इसके बाद दीवाने वजारत वित्तीय मामलों का विभाग था, दीवाने हिंसा सरकारी पत्र व्यवहार का विभाग था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में कुछ जानकारी है और यहीं पर आज की चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में याद कर लीजिएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? पटियाली कासगंज में हुआ था। तूतीय हिंद के नाम से इनको जाना जाता था, इनकी उपाधि थी। इनके द्वारा कुछ रचना की गई थी, जैसे किसान उस सादेन, तारीख ए दिल्ली, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह और आशिका नूर सिपह पर और तुगलक नामा। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो आप तुगलक नामा याद रखिएगा, तारीख ए दिल्ली याद रखिएगा, किसान उस सादेन याद रखिएगा। भारतीय होने का यह दावा है, बोला जाता है कि ये प्रथम मुसलमान था। और कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता ये हैं। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं। तबला सितार का इन्होंने प्रचलन कराया था। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा गया है तबला और सितार का प्रचलन किसने कराया, तो आपको बताना है कि इसका प्रचलन अमीर खुसरो द्वारा कराया गया। बहुत सारी रचनाएं अब यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे तबकात ए नासरी, मिनहाज उज सिराज, ठीक है, इनकी रचना है। मिनहाज उज सिराज की रचना है तबकात ए नासरी। इसके बाद तारीख ए फिरोजा शाही, जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। इसके बाद आप देख रहे होंगे तजुल मासिर, ये हसन निजामी की रचना है। तारीख ए मुबारक शाही, ये याहिया बिन अहमद की रचना है। फुतूह उल सलातीन, ये अब्दुल्ला मलिक इसामी की रचना है। और आप देख रहे होंगे राणा कुंभा की दो रचना है। कौन कौन सी? संगीत राज और संगीत मीमांसा, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आ गई है फिरोज शाह तुगलक की रचना। कौन सी है? फुतहाल ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की रचना है। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हमने किया है। और विशेष रूप से हम विजयनगर साम्राज्य तक की चर्चा हमने कर लिया है। और आगे की जो चर्चा होगी उसमें हम दिल्ली सल्तनत के साहित्य को देखते हुए और भक्त, आप कह सकते हैं कि भक्त और सूफी आंदोलन से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। विशेष रूप से कुछ प्रांतीय राजवंश हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे गुजरात हो गए, कश्मीर हो गया, इन सब के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद अगली कक्षा में हम भक्त एवं सूफी आंदोलन, मुगल वंश की शुरुआत करेंगे। और क्योंकि मुगल वंश से संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो अगली जो कक्षा होगी उसमें विशेष रूप से फोकस का जो पॉइंट होगा वो मुगल काल होगा। मुगल काल से संबंधित चर्चा ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। और प्रयास रहेगा कि अगली जो आपकी कक्षा हो उसमें ये चीजें आपकी समाप्त हो जाए, ठीक है। तो 2 कक्षा में चीजें समाप्त हो जाती हैं, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, क्योंकि ज्यादातर आपकी परीक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे बड़ा सेक्शन भी आधुनिक भारत का है। तो आधुनिक भारत को हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। तो अपनी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार।